हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे आज के सेशन में हमारा जो चैप्टर फ्रिक्शन का है उसे हम स्टार्ट करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में जो कि हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिन जिन पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे उन पॉइंट्स को हमने एक बार देख लिया था। तो देखो फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमारा यही पॉइंट आता है कि फ्रिक्शन है क्या। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो आपके पास कोई बुक है, आप बुक को अपने आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, यानी आप पुश कर रहे हो बुक को, तो बुक आपसे दूर जाएगी। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लो आपके पास कोई ब्लॉक है, आप उस ब्लॉक को, ये आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आप राइट साइड में फोर्स लगा रहे हो, तो ये ब्लॉक जो है किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये भी राइट साइड में ही मोशन करेगा। लेकिन इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक अपोजिंग फोर्स है, हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। अब देखो फ्रिक्शन जो है क्या है, एक फोर्स है। फ्रिक्शन एक फोर्स है, तो मैंने आपको फोर्स का एक यूनिट बताया था कि फोर्स का यूनिट क्या बताया था, फोर्स का मैंने आपको यूनिट बताया था न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो फ्रिक्शन का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको लगाने के लिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। क्या आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, क्या वहां आप फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, वहां नहीं। दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के टच में रहेगी तभी वहां फ्रिक्शन फोर्स आपका होगा, डेवलप होगा। जब तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे वहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो हमने फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोला था, कांटेक्ट फोर्स बोला था। तो दो ऑब्जेक्ट जब मान लो एक दूसरे पर रब होते हैं, यानी आप हाथ को हाथ पे रब करते हो, तो आप जिस डायरेक्शन में अपने हाथ को दूसरे हाथ पर चला रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन से, आप अगर हाथ को ऐसे चला रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है। तो देखो इसका क्या है मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, हमारा इसमें पहला पॉइंट रहता है। इसमें देखो क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स विद देयर सरफेस इन कांटेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, रब अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे पर रब होती है, दे कॉज फ्रिक्शन, उसी के कारण फ्रिक्शन आता है। देखो इस इमेज में एक आपके पास सरफेस ये है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये वाला हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास ये वाला, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट आपका। तो आपने क्या देखा कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस टच में है, एक दूसरे को टच कर दिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो क्या होगा, यहाँ जब एक दूसरे पर आप इसको पुश कर रहे हो तो यानी ये क्या हो रहा है, इस पे रब हो रहा है, तो उसके कारण ही यहाँ फ्रिक्शन जो है वो आ जाएगा। फिर देखो फ्रिक्शन इज द फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि मोशन की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट होता है। अगर आपसे फ्रिक्शन का डेफिनेशन पूछे तो उसमें आप डेफिनेशन में बता सकते हैं इजीली कि जो मोशन का डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो क्या है, फ्रिक्शन है। और अगर फ्रिक्शन का आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, तो मोशन का अपोजिट डायरेक्शन ही फ्रिक्शन का होता है। Friction is the force that acts when one object tries to move or slide over the surface of another object। यानी जो फ्रिक्शन है वो एक टाइप का फोर्स है। ये कब आएगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करेगा या मूव करेगा तभी आएगा। देखो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मोशन को ये रोकेगा। When one object rub against other, दूसरे पर, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पर जब आप रब करेंगे तो ये जो फ्रिक्शन है वो उस मोशन को रोकेगा। फ्रिक्शन वर्क्स अगेंस्ट द मोशन, यानी मोशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। मोशन अगर इस डायरेक्शन में है राइट साइड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट साइड लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, उसको उसके अगेंस्ट लग रहा है, एंड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हाउएवर फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज डायरेक्शन, यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
कभी कभी उसका डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। देखो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट स्टेज में है तो फ्रिक्शन ये चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, वो रुका रहे, फ्रिक्शन ये चाहेगा। अगर कोई मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन चाहेगा कि भाई ये मोशन ना करे, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यानी फ्रिक्शन जो है हम बेसिकली बोलते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमेशा ये कंपलसरी नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मोशन, यानी जब ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो ये मोशन में हमारी हेल्प करेगा। फिर देखो द एसआई यूनिट इन विच फ्रिक्शनल फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। अभी मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है उसका यूनिट मैंने आपको न्यूटन बताया, तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। अब देखो हमारा जो इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कौन से एग्जाम्पल्स है। मान लो आपका जो कोई भी व्हीकल है, व्हीकल में भी फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, व्हीकल के जो टायर हैं वहां और जो रोड की जो सरफेस है दोनों आपस में टच है, वहां फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड। अब देखो ये रोड है और ये आपका जो व्हीकल का जो गाड़ी का जो टायर है। अब देखो इसमें जो गाड़ी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, और आपका जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। देखो अप्लाइड फोर्स टू मूव द कार, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। फिर देखो टू मेक द बॉक्स मूव वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपको किसी बॉक्स को मूव करवाना, आप फोर्स उस पर लगाओगे। फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड बुक, अगर आज आप अपने नोटबुक में आपकी पेन या पेंसिल से कुछ लिख पा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन का ही रीजन है, यहाँ आपकी हेल्प फ्रिक्शन कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लिख नहीं पाते। तो पेन और बुक के बीच में भी आपके फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। आपने पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ा तो यहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स है, तभी हम उसे पकड़ पा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा इसी में आता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी ऐसी कौन सी रीजन है जिससे फ्रिक्शन आता है। कॉजेज क्या है फ्रिक्शन के, यहाँ आपको ये बताना है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं कि जो फ्रिक्शन है, हमारा फ्रिक्शन जो है, आपने बेसिकली आपने देखा होगा आपके पास पेंसिल है, आप पेंसिल को अपने हाथ से टच करते हो, आपको लगता है कि बहुत स्मूथ है, लगता है आप सबको। आप अपनी नोटबुक के पेजेस पे हाथ करते हैं, आपको लगता है स्मूथ है। लेकिन अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बहुत से ऐसे हैं जो हमें देखने में स्मूथ लगते हैं। कोई भी आप कपड़ा ले लो, कपड़ा आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत स्मूथ है। तो नेक्ड आइज से अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो आपको हमेशा स्मूथ लगेगा, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि इसकी सरफेस तो रफ है, यानी उसमें आपको उसका जो सरफेस है उसमें आपको ग्रूव्स दिखाई देंगे। यानी उसकी सरफेस कैसी होगी, जैसे इस डायग्राम में आपको बताया ना, यहाँ सरफेस ऐसी होगी। तो यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी रफ जो सरफेस है वो रफ होती है। कुछ एक ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हिल्स और ग्रूव्स जो है वो थोड़ा कम होते हैं, यानी उनकी सरफेस को हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस। तो जो रफ सरफेस है उनमें क्या होता है कि जो रफ सरफेस होगी, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, दो ऑब्जेक्ट टच में आएंगे। अब मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके पास पहला ऑब्जेक्ट ये है जिसकी ये ऐसे सरफेस है, ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी आपके पास सरफेस है इस तरह से है, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है आपका और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है आपका ये वाला है। अब इन दोनों की जो सरफेस टच में, हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ये दोनों सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। अब जब कोई रफ सरफेस है, मान लो एक आपका ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, दोनों हैंड को मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया एक बार। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी जब रफ सरफेस है तो क्या होगा, इनमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी, यानी उलझ जाएंगे ये दोनों एक दूसरे में। जैसे अभी आपको पता लग रहा है कि जैसे ये उलझ गए, कि यानी जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ है तो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के टच में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। अगर आपका सरफेस मान लो इस तरह से स्मूथ है, अगर आपका सरफेस इस तरह से स्मूथ है तो क्या इनमें इंटरलॉकिंग उतना इजीली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो जिनमें इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है, क्या वहां, अब आपके हाथ, अगर आपने फिंगर के अंदर फिंगर डाल दिया, मतलब आपने क्या किया, ये हाथ दोनों उलझ गए, यानी इनमें इंटरलॉकिंग क्या है, बहुत टाइटली हो गई। अब क्या आप अपने हाथ को मूव करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। तो यानी यहाँ क्या है, फ्रिक्शन क्या हुआ, यहाँ हाथ आपका मूव नहीं, अब ऐसे है रफ सरफेस नहीं है तो मूव कर पा रहा है, लेकिन यहाँ जब इंटरलॉकिंग हो गई, क्या आप अपने हाथ को इजीली मूव करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। जब मूव ही हाथ नहीं कर पा रहा है तो इसका रीजन क्या है, इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। तो जो रफ सरफेस है वहां फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो स्मूथ सरफेस है वहां क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। इतना बात समझ में आया होगा कि जहां इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो रही है वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जहां इंटरलॉकिंग बहुत कम हो रही है, बहुत लूजली है, वहां फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा। देखो, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू the interlocking of irregularities between the two surfaces in contact। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उसके एक सरफेस है, आपने उसके ऊपर ये बॉक्स को रख दिया, ये आपका बॉक्स आपने एक सरफेस पे रख दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसके आप एक पार्ट की स्टडी करते हो जो दोनों आपस में टच, आप देखते हो कि आपका जो बॉक्स है नीचे वाला, जो बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, जो बॉक्स 1 है उसकी सरफेस आपको दिख रही होगी, उसमें हील एंड ड्रिज ग्रूव्स आपको दिख रहे होंगे, और जो आपका ऊपर आपने जो बॉक्स 2 रखा है उसमें भी आपको उसकी भी सरफेस कैसी है, रफ है। तो अब इनमें क्या होगा, इनमें इंटरलॉकिंग क्या है, बहुत टाइटली इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो क्या ये एक दूसरे पर इजीली मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो फ्रिक्शन है उसका क्या कोज है, मेनली इंटरलॉकिंग उसका कोज है। जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी आपका जो फ्रिक्शन है उतना ही ज्यादा होगा, यानी इंटरलॉकिंग ज्यादा किसमें होगी, रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, और जो स्मूथ सरफेस है उसमें क्या होगा, हिल एंड ड्रिज ग्रूव जो है वो कम होंगे तो वहां इंटरलॉकिंग क्या होगी, कम होगी। तो देखो, स्मूथ सरफेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज, यानी उसमें हिल एंड ग्रूव्स कम प्रेजेंट है, तो माइन्यूट इरेगुलरिटीज है बिटवीन द टू सरफेस। फिर देखो, रफ सरफेसेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस। जो स्मूथ सरफेस है वहां इरेगुलरिटीज कम है, यानी इंटरलॉकिंग जो है यहाँ कम होगी। रफ सरफेस में इंटरलॉकिंग ज्यादा, स्मूथ सरफेस में इंटरलॉकिंग कम होगी। तो जहां इंटरलॉकिंग आपकी ज्यादा है, लार्ज इरेगुलरिटीज यानी इंटरलॉकिंग ज्यादा, तो यहाँ जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा, ज्यादा होगा। और जो स्मूथ सरफेस है वहां माइन्यूट इरेगुलरिटीज है, तो यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। फिर देखो, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर रफ, यानी जहां रफ सरफेस है वहां पर आपका फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर। ओके, फिर देखो इसमें आपके पास कि इतना आपको समझ में आ चुका, इंटरलॉकिंग ज्यादा तो इसका मतलब है रफ सरफेस है तो वहां मोशन क्या होगा, कम होगा। मोशन कम क्यों होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग हो जाने के कारण वहां जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू हाई हो गया। फ्रिक्शन जितना ज्यादा, मोशन उतना ही कम। अब इसके लिए देखो, आप एक एक्टिविटी देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ एक हार्डबोर्ड है, इस हार्डबोर्ड पर आपने एक स्लोप बनाया। देखो इन्होंने बच्चों ने स्लोप कैसे बनाए, यहाँ बुक्स रखी, थोड़ी बुक्स पर आपने एक हार्डबोर्ड रख दिया और स्लोप बना लिया। उस स्लोप से पॉइंट ए आपने डिनोट कर दिया और वहां से देखो इन्होंने सेल को मूव करवाया। पॉइंट ए, यहाँ इन्होंने पॉइंट ए डिनोट किया, यहाँ से इन्होंने एक पेंसिल जो सेल है उस पेंसिल सेल को इन्होंने छोड़ा। जैसे इन्होंने सेल को छोड़ा तो वो इस पे कहां तक मूव कर चुका, इस पॉइंट तक मूव किया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया दूसरी एक्टिविटी में कि ये कपड़ा लिया, उस कपड़े में रिंकल्स नहीं है, ये इन्होंने एक कपड़ा लिया येलो कलर का, इस कपड़े में कहीं भी रिंकल नहीं है। जिस पॉइंट से इन्होंने ऊपर वाली एक्टिविटी में पेंसिल सेल को मूव करवाया था उसी पॉइंट से यहाँ इन्होंने ए पॉइंट लिया, यहीं से इन्होंने सेल को मूव करवाया, तो सेल कहाँ पहुंचा है, पॉइंट बी पर पहुंचा। ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा है पॉइंट बी। किसने ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस किया, जो फर्स्ट एक्टिविटी उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, सेकंड वाली में कम है। क्यों कम है,
क्योंकि जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें जो सरफेस है वो सेकंड वाली के कंपैरेटिवली स्मूथ है। अब जब यहाँ सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग कम। इंटरलॉकिंग कम होगी तो वहां जो फ्रिक्शन होगा वहां फ्रिक्शन कितना होगा, कम होगा। इंटरलॉकिंग जब कम है तो फ्रिक्शन भी कम आएगा, फ्रिक्शन कम आएगा यानी मोशन जो है ज्यादा होगा। तो यहाँ मोशन जो है वो कितना हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ। और यहाँ देखो क्या है, कपड़ा है थोड़ा उसका जो सरफेस है वो रफ है, सरफेस रफ है तो इन्होंने वहां से पेंसिल सेल को मूव करवाया, उसने डिस्टेंस कम क्रॉस किया। डिस्टेंस कम क्रॉस करने से आपको क्या पता चल रहा है कि इंटरलॉकिंग जो है वो कितनी हुई है, थोड़ी कम हुई है। इंटरलॉकिंग कम हुई है यानी जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो मोशन क्या होगा, कम होगा। तो फ्रिक्शन का जो कॉज है वो बेसिकली इंटरलॉकिंग ही आता है कि जितना टाइटली इंटरलॉकिंग है, यहाँ जितना टाइटली इंटरलॉकिंग, मूव जो है अब मूव नहीं करवा पाओगे आप अपने हाथ को, तो जो मोशन है वो बहुत कम होगा। क्योंकि रफ सरफेस है, इंटरलॉकिंग ज्यादा है, फ्रिक्शन भी ज्यादा है तो मोशन कम होगा। और अगर स्मूथ सरफेस है, इंटरलॉकिंग कम है, इंटरलॉकिंग कम है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी क्या है, कम है और मोशन जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है आपके पास, विच वन इज इजियर टू होल्ड इन हैंड, यानी हाथ में किसको पकड़ना आसान होगा, एन अर्दन पॉट और एक ग्लास टम्बलर, एंड वाई। मतलब आपके पास एक हाथ में तो मिट्टी का कोई भी बर्तन है और एक हाथ में आपके पास कांच का गिलास है मान लो, तो इनमें से पकड़ना किसको आसान होगा, मिट्टी वाले जो गिलास बर्तन, आपके पास मिट्टी का कोई भी बर्तन है उसको हाथ में पकड़ना आसान होगा। क्यों होगा उसका आसान, क्योंकि जो कांच का गिलास है उसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और जो मिट्टी का कोई भी बर्तन आपने अपने हाथ में ले रखा उसकी सरफेस कैसी है, ग्लास के कंपैरेटिवली क्या है, रफ सरफेस है। अगर वहां रफ सरफेस है मिट्टी वाले बर्तन की, तो रफ सरफेस होने के कारण क्या होगा, इंटरलॉकिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। इंटरलॉकिंग ज्यादा तो फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा होगा और उसको हाथ में आप पकड़ पाओगे। लेकिन जो कांच का गिलास है उसमें फ्रिक्शन जो है कम होगा, फ्रिक्शन जो है कम होगा तो यानी मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो हाथ से स्लिप हो जाता है। तो पकड़ना किसको आसान हुआ, जो मिट्टी वाला बर्तन है उसको पकड़ना आसान हुआ। देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द स्मूथर सरफेस द ग्लास टम्बलर क्रिएट्स लेस फ्रिक्शन, जो ग्लास का टम्बलर है उसमें लेस फ्रिक्शन होगा, एंड इट इज नॉट इजियर टू होल्ड, और इसे पकड़ना जो आसान नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड एन अर्दन पॉट has a rougher surface which creates more friction and thus make it too easy to grip, हम उसे इजीली पकड़ सकते हैं क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो गया यानी उसमें मोशन कम होगा, वो हाथ से स्लिप नहीं होगा। जिसमें फ्रिक्शन कम होगा वो आपके हाथ से स्लिप होने का उसका चांस ज्यादा रहता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन, यानी वो फैक्टर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। कॉज में हम पढ़ के आए हैं कि जो रफ सरफेस है वहां इंटरलॉकिंग थोड़ी ज्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो फिर उसके कारण जो फ्रिक्शन होगा वो वहां क्या होगा, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो आप बताइए कि मोशन कैसा होगा, मोशन वहां होगा कम, यानी फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, वो रोकने की कोशिश ज्यादा कर रहा है तो मोशन तो क्या वो मूव कर पाएगा, आगे नहीं कर पाएगा। तो देखो, और जो स्मूथ सरफेस है उसमें इंटरलॉकिंग क्या होगी, थोड़ी कम होगी। इंटरलॉकिंग कम होगी तो वहां फ्रिक्शन क्या है, कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो वहां क्या होगा, मोशन जो वो ज्यादा होगा। दो पॉइंट तो ये अफेक्टेड कर रहे हैं, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, यानी इरेगुलरिटीज रफ सरफेस में ज्यादा है और इरेगुलरिटीज जो स्मूथ सरफेस में कम है। अब देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है जो अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को, द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस, एक सरफेस की इरेगुलरिटीज यानी रफ सरफेस में ज्यादा होगी। तो देखो, if we move an object with has an irregular or rough surface, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक रफ सरफेस पर मूव करवा रहे हो on another surface which is also irregular, वो भी irregular है, यानी दोनों आपके पास रफ सरफेस वाले ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप उनको एक दूसरे पर मूव करवा रहे हो तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी हाई,
अभी मैंने आपको यही बताया कि अगर रफ सरफेस है यानी इरेगुलरिटीज जिसमें ज्यादा है तो वहां क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा इन दिस केस, एंड द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, और जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। फिर देखो क्या आता है, द रेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस और इट्स स्मूथनेस। इरेगुलरिटीज किसमें होगी, रफ सरफेस में, और रेगुलरिटीज किसमें होगी, स्मूथ सरफेस में। ठीक है, इरेगुलरिटीज का मतलब है कि हिल एंड ग्रूव्स प्रेजेंट है उसके अंदर, और जो रेगुलरिटीज है उसका मीन क्या है कि उसका सरफेस स्मूथ है, उसमें हिल एंड ग्रूव्स कम प्रेजेंट है। If the surfaces of either the object or are smooth, the force of friction would be less. अगर स्मूथ सरफेस है, रेगुलरिटीज है उसके अंदर, तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। And the object would move easily over the surface. Even smooth surface have a certain irregularity, यानी जो स्मूथ सरफेस है इरेगुलरिटीज उसमें भी है लेकिन बहुत कम है, उसके कारण वहां जो फ्रिक्शन है वो कम आएगा तो मोशन क्या है, ज्यादा होगा। ये हमने यहाँ देखो लास्ट जो एक्टिविटी पढ़ी थी वहीं से भी आपको क्लियर है कि अगर यहाँ देखो हमने पढ़ा कि यहाँ स्मूथ सरफेस है तो मोशन जो ज्यादा हुआ यानी फ्रिक्शन कम है, और यहाँ हमने देखा कि जब कपड़े पर हमने उसे स्लाइड करवाया, स्लोप से छोड़ा कपड़े पे आएगा, तो क्या होगा, वहां इरेगुलरिटीज जो है वो ज्यादा है, यानी रफ सरफेस है तो मोशन क्या है, कम हुआ, यानी बहुत कम डिस्टेंस इसने क्रॉस किया है। सेम वही यही यहाँ है कि देखो रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को जब ये मूव करवा रहा है तो बिग पुश यानी पुश आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा, यानी आप फोर्स ज्यादा लगाओगे, और फ्रिक्शन कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में क्या होगा, आप बहुत हल्के से अगर पुश करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो इजीली मूव कर जाएगा। देखो यहाँ स्मॉल पुश कर रहा है, यहाँ बहुत कम इसने फोर्स लगाया है और जो फ्रिक्शन है वो भी कम लगेगा। फ्रिक्शन कम क्यों लगेगा, क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है, यानी इसमें इंटरलॉकिंग जो है वो कम है, तो इसलिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। कहाँ कम होगा, स्मूथ सरफेस पर, और जो रफ सरफेस है वहां फ्रिक्शन क्या है, हाई है। ठीक है, तो दो पॉइंट हमारे हुए, जो रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, यानी ये दोनों जो सरफेस हैं इसे फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रही है। अब देखो हमारा थर्ड पॉइंट जो इसी में आता है वो आता है कि इफ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड। मान लो आपका एक कारपेट आपने जमीन पर लगा रखा है, आप उस पर जब कोई नहीं बैठा आप उसको अपनी ओर खींच रहे हो, आपने उस पर फोर्स लगाया, आप बहुत इजीली उसको खींच लोगे, और मान लो आप उसको खींच रहे हो और आपका भाई उस पर आकर बैठ जाता है, तो क्या अब आप उस कारपेट को इजीली खींच पाओगे, नहीं खींच पाओगे। क्यों नहीं खींच पाओगे, क्योंकि उसके ऊपर वेट आ चुका है, यानी आपका भाई बैठा उसका जो वजन है वो उस कारपेट पर आ चुका है, यानी उसने क्या किया कि जमीन पहले जो जमीन थी वो और जो आपका कारपेट है, मान लो ये जमीन है ये कारपेट है, ये दोनों क्या है, टच में है। ठीक है, इनमें अभी इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा नहीं था। अब जैसे ही आपका भाई आके बैठा तो क्या हुआ, कारपेट पर फोर्स लगा, यानी उसके वजन के कारण फोर्स लगा तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, इनके बीच में, जमीन और कारपेट के बीच में, क्योंकि ऊपर से यहाँ से फोर्स ज्यादा आ रहा है, जब यहाँ से फोर्स ज्यादा आ रहा है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, मोशन क्या होगा, आप उसे खींच ही नहीं पाओगे, फिर आप उस कारपेट को फिर अपनी तरफ बहुत मुश्किल से खींच पाओगे, आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल आप इसके लिए ये भी ले सकते हो कि मान लो आपके हाथ में पेंसिल है आपका, आप इस पेंसिल को पहले जब हल्के हल्के ऐसे मूव करवा रहे हो तो इजीली मूव कर रही है, लेकिन जब आप इस पेंसिल को पुश कर यानी इस पे आपने जोर लगाया, आप इसको जो हाथ से दबाकर अगर आप इसे मोशन करवा रहे हो, मान लो आपने इसको पहले इजीली ऐसे मूव करवाई, ये कर गई, लेकिन जब आपने इसको हाथ से दबाकर आप मूव करवा रहे हो तो आपने क्या किया, इस पेंसिल पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से आपके हाथ पर पेंसिल रखी हुई थी, इनके बीच में क्या हुआ, इंटरलॉकिंग हो गई, रफ सरफेस है, पेंसिल की भी सरफेस रफ है, आपके हाथ की सरफेस भी रफ है, तो इनके बीच में अब क्या हुआ, आपने जैसे इसको प्रेस किया यानी आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है,
फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा लगेगा और आपको इसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आया इतना समझ में? तो देखो जो 3 फैक्टर हैं वो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है कि उस ऑब्जेक्ट पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप उसको कितना प्रेस कर रहे हो, इस पर भी हमारा फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। तो देखो, इफ 2 surfaces आर प्रेस्ड हार्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज होगा? बिटवीन 2 surfaces if they are pressed hard। अगर आप उस सरफेस को प्रेस कर रहे हो, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा? फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सा आपका एग्जांपल बता दिया, कारपेट पर आपका भाई आकर बैठ जाता, आप उसको खींच नहीं पाते। अब क्यों नहीं खींच पाते? क्योंकि उनके वजन के कारण क्या हुआ? फोर्स लगा है उस कारपेट पे, और कारपेट पर फोर्स लगने से क्या होगा? जो जमीन है और जो कारपेट की जो सरफेस जमीन से टच है, उनके बीच में इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गई है। इंटरलॉकिंग ज्यादा तो आपके लिए खींचना मुश्किल हो गया, यानी फ्रिक्शन बढ़ गया। एंड हेंस द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड, और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा। हाउएवर इफ देयर इज नो प्रेशर द ऑब्जेक्ट कैन इजीली मूव, और जब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई प्रेशर नहीं था, नो प्रेशर, कैन इजीली मूव, वो इजीली मूव कर सकता है। आप इसके लिए एक एग्जांपल और ले सकते हो कि आपके पास 2 बुक है, आपने एक सरफेस पर 2 बुक को रख दिया, एक बुक उसमें थोड़ी मोटी ज्यादा है, एक बुक पतली है, ठीक है? आपको कौन सी बुक को पुश करना आपके लिए आसान होगा? तो देखो, जो बुक मोटी है वो क्या करेगी? मान लो ये बुक आपको दिखाई है, जैसे ये बुक मोटी है, अब ये बुक क्या कर रही है? सरफेस पर जो फोर्स डाल रही है वो क्या होगा? इस पतली वाली बुक के कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि क्या हुआ? इसका वेट जो है, यानी येलो वाली बुक का वेट क्या है? रेड वाली बुक के कंपैरेटिवली कम है, ज्यादा है येलो वाली बुक का, क्योंकि ये बुक मोटी है तो इसका वेट क्या हुआ? ज्यादा हुआ रेड वाले के कंपैरेटिवली। तो यानी इस बुक ने क्या किया? जो यहाँ पर ये फोर्स लगाएगी, इस सरफेस पर जो फोर्स लगाएगी, वो इसका सरफेस फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा हुआ तो इंटरलॉकिंग भी ज्यादा हुई। जैसे कारपेट पे आपका भाई बैठा था, इंटरलॉकिंग बढ़ गई थी, तो यहाँ इंटरलॉकिंग रेड बुक के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी येलो वाली बुक में। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसका जो वेट है वो ज्यादा है और इसका जो वेट है वो क्या है? कम है। इस कौन सी बुक के कंपैरेटिवली? येलो के कंपैरेटिवली। तो ये वाली बुक जो यहाँ पर जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, और ये वाली बुक जो सरफेस पर फोर्स लगाएगी वो क्या होगा? कम होगा। अगर फोर्स कम है तो मतलब कि आपको इसको पुश करना आसान होगा, और जो बुक ज्यादा फोर्स लगा रही है उसको पुश करना मुश्किल होगा। यानी फोर्स ज्यादा, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो यानी इंटरलॉकिंग भी ज्यादा हो जाएगी, इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो जाएगी। इंटरलॉकिंग येलो वाली बुक में टाइटली होगी और रेड वाली बुक में उतना टाइटली नहीं होगी। इसलिए येलो वाली जो बुक है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, और जो रेड वाली बुक है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो आपके लिए कौन सी बुक को पुश करना आसान होगा? रेड वाली बुक को पुश करना आसान होगा, यानी बहुत कम फोर्स में आप रेड वाली बुक को पुश कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर में जिन 2 पॉइंट्स देखे हैं बेसिकली, कि कॉज क्या है फ्रिक्शन का? इंटरलॉकिंग है, और जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो कौन से? यानी स्मूथ सरफेस अफेक्ट करेगी, रफ सरफेस अफेक्ट करेगी, और आप उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स, कितना उसे प्रेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे अपकमिंग सेशन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का, उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।